हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और उसकी आंसर की भी आ चुकी है। अब ध्यान से समझना, एएलपी सीबीटी फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। चाहे वो साइंस के क्वेश्चन हो, साइंस में चाहे फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो या बायोलॉजी के हो या फिर मैथ के हो या फिर रीजनिंग के हो, सारे के सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का जाकर के ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, एएलपी सीबीटी फर्स्ट में बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन डेट वाइज टाइम वाइज मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो आज क्या है भैया हमारा, तो याद रखना आज है आरआरबी एएलपी जो सीबीटी फर्स्ट हुई थी उसकी बायोलॉजी की जो आंसर की आई है, बायोलॉजी की जो आंसर की आई है कब 24 को थोड़ी ना थी एग्जाम, 25 को थी। तो 25 11 2024 को शिफ्ट फर्स्ट यानी कि 9 बजे से लेकर के जो 10 बजे तक आपकी एग्जाम हुई थी, इस 9 से 10 में शिफ्ट फर्स्ट से जो बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। भाई आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट हुई थी, उसमें 25 तारीख को जो पहली शिफ्ट थी 9 से लेकर के 10 तक, उसमें बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आए थे वो सभी बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर की से मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में समझाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप ये रेलवे के सारे पेपरों के बायोलॉजी के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आगे आने वाली, जैसे कि अभी आरपीएफ की एग्जाम चल रही है तो आरपीएफ में आपको फायदा मिलेगा, है कि नहीं है। इसके बाद में टेक्नीशियन की होगी, फिर जेई की होगी, फिर एनटीपीसी की होगी, फिर ग्रुप डी की होगी। तो आगे आने वाली रेलवे की सभी एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा और एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिटेल में समझाएंगे। ये नहीं है कि क्वेश्चन आपको दिखा दिया और उसका आंसर बताओ और भाई हो गया काम, ऐसा नहीं होगा भैया। डिटेल में समझाएंगे। फिर मतलब क्या है, वैसे तो आपने आंसर की देख ली है, तो आंसर की का एनालिसिस है भैया। एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। रोज 15 क्वेश्चन का टेस्ट होता है भैया टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सारे पेपर मैंने वहां पे डाल रखे हैं एएलपी सीबीटी फर्स्ट के। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ से पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और अब ये सेम यही क्वेश्चन आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आगे आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए तर्काकार, अशाखित और एक केंद्रीय। ऑप्शन नंबर बी है तर्काकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय। ऑप्शन नंबर सी है बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय। ऑप्शन नंबर डी है बेलनाकार, शाखित और बहुकेंद्रीय। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलनाकार होती है रेखित पेशियां, अशाखित होती है और बहुकेंद्रीय होती है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है मांसपेशियों से। कहां से क्वेश्चन पूछा गया है? मांसपेशियों से। तो मांसपेशियों वाला चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। मस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं मांसपेशियों के बारे में और इस चैप्टर का आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है। रेखित पेशी पढ़ाई है, अरेखित पेशी पढ़ाई है, हृदय पेशी पढ़ाई है। थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है मायोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में लगभग 639 मांसपेशियां होती है, इतना आपको पता होना जरूरी है। त्वचा और आपकी जो बोन्स जो हड्डी होती है उसके बीच में मुख्य रूप से आपकी मसल्स उपस्थित होती है, आपकी पेशियां उपस्थित होती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है।
पहली होती है रेखित पेशी, पहली होती है रेखित पेशी, दूसरी होती है अरेखित पेशी, अरेखित पेशी, और तीसरी होती है हृदय पेशी। ध्यान से समझना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। सबसे ज्यादा सर्वाधिक होती है भैया ये रेखित पेशी। 639 में से लगभग 400 जो होती है वो रेखित पेशी होती है। ये रेखित पेशियां आपको हाथ में, पैर में, हाथ, पैर, गर्दन, कंधा, इन सब में दिखाई देती है। अरेखित जो पेशियां होती है ये आपको दिखाई देती है आहार नाल में, मूत्राशय में, पित्ताशय में, गर्भाशय में, शीशन में, योनि में। और हृदय पेशी जो होती है ये होती है हृदय में। ये जो रेखित पेशियां होती है, इन रेखित पेशियों को ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐच्छिक पेशी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी इच्छा से काम करती है। नाम से स्पष्ट है, ऐच्छिक पेशी। ऐसी पेशी जो आपकी इच्छा से काम करे वो होती है ऐच्छिक पेशी। और जो अरेखित पेशी होती है इन्हें अनैच्छिक पेशी कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी इच्छा से काम नहीं करती। तो हाथ में, पैर में, गर्दन में, कंधे में पाई जाने वाली जो मांसपेशी होती है वो रेखित या ऐच्छिक पेशी होती है, और ये हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। इस वजह से ऐच्छिक पेशियों को कंकालीय पेशी भी कहा जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ये अनैच्छिक पेशियों को अकंकालीय पेशी कहा जाता है, क्योंकि हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं होती। और जो हृदय पेशी होती है ये ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी दोनों की तरह काम करती है। तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। इतनी कहानी समझ में आ गई? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना भैया, ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी की संरचना से। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं रेखित पेशी का डायग्राम बनाता हूँ। देखो क्लासेस थोड़ी बड़ी हो सकती है, 5-7 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, लेकिन समझना इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको और डिटेल में समझना है तो भैया मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैंने ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लेना मेरे भाई, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो रेखित पेशी की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। लंबी बेलनाकार दिखाई देगी इस तरीके से। इस तरीके से आपको दिखाई देगी। इस तरीके से दिखाई देगी। ये नाभिक है भैया, ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये तो आप देख सकते हो कि रेखित पेशी की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम भी लगा दूंगा, तो डायग्राम भी देख लेना, ठीक है। तो देखो बेलनाकार है भाई, बेलनाकार है, ठीक है, देख सकते हो ये बेलनाकार है। इसमें शाखा नहीं निकली हुई रहती। शाखा तो आप अच्छे से जानते हो ना, किसी पेड़ में बहुत सारी शाखा निकली हुई रहती है। जैसे कि भाई ये तना है, अब एक तने से एक शाखा ये निकल गई, फिर इससे ये निकल गई, है कि नहीं है, एक इससे ये निकल गई, तो ये होती है ना शाखा। तो इससे शाखा निकली हुई है क्या कहीं पर? नहीं। तो भैया ये अशाखित होते हैं। ये जो होते हैं ये अशाखित होते हैं। कैसे होते हैं ये? अशाखित होते हैं। कैसे होते हैं मेरे भाई? ये अशाखित होते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं, अगर आप ध्यान से देखते हो तो। ये देखो बहुत सारे केंद्रक दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये बहुकेंद्रीय होते हैं। तो आपसे इसी के बारे में पूछा गया है आपके एग्जाम में भैया, ALP CBT फर्स्ट में 25 तारीख को पहले शिफ्ट में
ये बेलनाकार होती है इसकी संरचना, अशाखित होती है, इसमें कोई शाखा नहीं होती, और ये बहुकेंद्रीय होती है। ये रेखित पेशियों के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसकी संरचना से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ में मैं आपको अरेखित पेशी की संरचना भी बता देता हूं। भाई अरेखित पेशी की संरचना भी देख लीजिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बार देखो, अरेखित पेशी की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो है ना, ये स्पेंडल आकृति की, स्पेंडल आकृति होती है ना, स्पेंडल, गूगल पर सर्च करके देख लेना, स्पेंडल आकृति, स्पेंडल। तो ये संरचना आपको स्पेंडल आकृति की दिखाई देती है। साथ ही साथ में इसमें देख सकते हो आप एक केंद्रीय है। ये कैसी है? ये एक केंद्रीय है, यानी कि इसके अंदर एक ही केंद्र है। एक संरचना में आपको एक केंद्रक दिखाई देगा। तो ये अरेखित पेशी की संरचना है। तो अरेखित पेशी की संरचना कैसी होती है? साथ ही साथ में पतली होती है। भाई ये पतली होती है, देखो इससे पतली होती है, ये छोटी छोटी सी होती है, बहुत सारी। यहाँ पर डायग्राम मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, लेकिन ये पतली होती है, स्पेंडल आकृति की होती है, इसमें एक ही केंद्रक होता है। तो ये एक केंद्रीय है। इसमें देखा, ये बेलनाकार है, अशाखित है और बहुकेंद्रीय है। दोनों समझ में आ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मैं इनको मिटा देता हूँ भैया, आपको हृदय पेशी को डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? ओके। इसी तरीके से मैं बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में, वो एक एक करके मैं सारी शिफ्टों के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है? तो इतना आपको समझ में आ गया? अब देखो, हृदय पेशी। हृदय पेशी की जो संरचना होती है ना, यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले भी पूछा गया है यहाँ से, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसकी जो संरचना होती है ना, वो बेलनाकार होती है, लेकिन शाखा युक्त होती है भैया। कैसी होती है? शाखा युक्त होती है, कुछ इस तरीके से होती है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें आपको शाखा दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें केंद्रक एक ही पाया जाता है। तो ये बेलनाकार तो होती है हृदय पेशी, भाई बेलनाकार तो होती है, लेकिन ये शाखित होती है, या फिर मैं शाखा युक्त भी लिख सकता हूं, या फिर मैं शाखा युक्त भी लिख सकता हूं। इसमें लिखा हुआ है ना, हाँ शाखित ही लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ में ये एक केंद्रीय होती है भैया। ये लो, तो रेखित पेशी की विशेषता बता दी मैंने आपको, अरेखित पेशी की विशेषता बता दी, और हृदय पेशी की विशेषता बता दी। रेखित पेशी जो होती है बेलनाकार होती है, अशाखित होती है, बहुकेंद्रीय होती है। अरेखित पेशी जो होती है वो स्पिंडल आकृति की होती है, एक कोशिकीय होती है, पतली होती है। और हृदय पेशी जो होती है वो बेलनाकार होती है, शाखित होती है, एक केंद्रीय होती है। देखो, सबसे बड़ी पेशी के बारे में आपको पता होना जरूरी है, सबसे छोटी पेशी के बारे में आपको पता होना जरूरी है, सबसे लंबी पेशी के बारे में आपको पता होना जरूरी है, सबसे सक्रिय पेशी के बारे में आपको पता होना जरूरी है, सबसे व्यस्त पेशी के बारे में आपको पता होना जरूरी है, सबसे मजबूत पेशी के बारे में आपको पता होना जरूरी है, सबसे कमजोर पेशी के बारे में आपको पता होना जरूरी है। सारी चीजें मैंने लिखवा रखी है भाई, ये सारी चीजें मैंने इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, तो जाकर के पढ़ लेना। क्योंकि स्टूडेंट क्या है, यहाँ से देखता नहीं है वीडियो को, है कि नहीं, सोचेगा क्या क्वेश्चन आएगा यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। रेलवे हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है भैया, मैं आपको बता दूं, लगभग हर शिफ्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, नर्वस सिस्टम से। तो ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मस्तिष्क से निकलने वाली जो कपाल तंत्रिकाएं हैं तथा जो मेरुरज्जु से निकलने वाली जो मेरु तंत्रिकाएं हैं, ये मिलकर किसका निर्माण करती है?
आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए परिधीय तंत्रिका तंत्र का, ऑप्शन नंबर बी है अंतःस्रावी तंत्र का, ऑप्शन नंबर सी है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का, और ऑप्शन नंबर डी है भैया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। तो आप सभी को पता है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन उससे पहले ध्यान से समझना मेरी बातों को कि जो आपका तंत्रिका तंत्र है यानी कि जो नर्वस सिस्टम है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे आप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और इस सीएनएस में हम ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं, मस्तिष्क के भागों के बारे में पढ़ते हैं, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, है कि नहीं है, और उसके अलावा सेरेब्रम। मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं होता। पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लांगाटा, है कि नहीं है, और सेरेबेलम। और स्पाइनल कॉर्ड इसे कहा जाता है मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु जो होती है ना वो प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर 2 चीजों के बारे में पढ़ा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पीछे से निकली हुई रहती है, और जो आपकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बीचों बीच में एक मोटी सी नस होती है भैया, वही होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें हम तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, जो तंत्रिकाएं होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती है। कुछ तंत्रिकाएं आपके ब्रेन से निकलती है जिन्हें कहा जाता है क्रेनियल नर्व, यानी कि कपालीय तंत्रिकाएं, और कुछ आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखना था। कुछ आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु से निकलती है, जिन्हें कहा जाता है स्पाइनल नर्व, यानी कि मेरु तंत्रिकाएं। अब कपालीय जो तंत्रिकाएं होती है ये आपके ब्रेन से जुड़ी हुई थी, जो सूचना के जो आवेग होते हैं उनको लाने व ले जाने का काम करती है, यानी सूचनाओं के ले जाने और लाने का काम करती है, सूचनाओं को आपके शरीर के अंगों से। ठीक है, तो कपालीय जो तंत्रिकाएं होती है इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी। तो ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी नहीं, ये पिछली बार रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि कपालीय जो तंत्रिकाएं होती है उनकी संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है। और जो मेरु तंत्रिकाएं होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है भैया, ये स्पाइनल कॉर्ड तक सूचनाओं को लाने वाले जाने का काम करती है, और ये होती है 31 जोड़ी। टोटल अगर आप देखते हो तो 31 और 12 कितने हो गए, 43। तो टोटल होती है 43, यानी कि 43 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। और इन 43 जोड़ी तंत्रिकाओं के बारे में हम पढ़ते हैं पीएनएस में, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मस्तिष्क से निकलने वाले जो कपाल तंत्रिकाएं, देखो मैंने भी तो ये लिखा है कि मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती है उन्हें कपाल तंत्रिकाएं कहा जाता है। तो देखो ब्रेन से निकलने वाली कपालीय तंत्रिकाएं, और मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं उन्हें कहा जाता है मेरु तंत्रिकाएं। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं हैं। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी है, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या यानी कि मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी है। टोटल मिलाकर के 43 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। तो ये किसका निर्माण करती है, तो ये पीएनएस का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है मेरे भाई। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम। और अंतःस्रावी तंत्र, ये तो चैप्टर 1 अलग है जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं हम, तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं है भैया यहाँ पे, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए आप। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंत्र का तीसरा भाग होता है एएनएस, जो अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो अनिच्छिक क्रियाएं होती है, जो आपकी इच्छा के बगैर होती है आपके शरीर में, इनवॉलेंटरी रिएक्शंस, बहुत सारी है, जैसे कि पाचन है, आपकी इच्छा के बगैर होता है, श्वसन है, डाइजेशन है कि नहीं है, रेस्पिरेशन है कि नहीं है। डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, यानी कि पाचन और श्वसन दोनों हो गए। और सर्कुलेटरी सिस्टम है,
आपकी इच्छा के बगैर होता है आपके शरीर में। उसके अलावा खांसी, जुकाम, हिचकी, डकारा, नाकों का छपकना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं मेरे भाई। इनको मेडुला ओब्लांगाटा भी कंट्रोल करता है, जो कि ब्रेन का एक भाग है। तो जो एएनएस होता है ना, एएनएस यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो इन अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य मेडुला ओब्लांगाटा भी करता है। इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। तो भैया नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो प्लेलिस्ट में जाओ, नहीं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका भी। तो इस क्लास कहने का मतलब इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। न्यूरॉन की संरचना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे भाई, न्यूरॉन की संरचना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, न्यूरॉन की संरचना की वीडियो जाकर के देख लेना भैया। अगर आप एएलपी में देखोगे सीबीटी फर्स्ट में, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे भाई न्यूरॉन की संरचना से। न्यूरॉन की संरचना के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ाते हैं, मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है। तो ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। तो 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। जो चीज़ आवश्यकता है आपके लिए वो सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको भैया पूरी समझ तो नहीं आएगी 100%, लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि वास्तविकता में आपने जो किया है वो सही किया है या फिर जो किया है वो गलत किया है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चले आगे। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पर्सनल मैंने फूलों से संबंधित क्लास भी ली है आपकी, जिसमें मैंने आपको फूलों के भागों के बारे में वर्णन किया था, और किस तरीके से यहाँ से रेलवे में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है उन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। और देखो यही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो भैया हम जो पढ़ाते हैं ना उसकी वीडियो जरूर देखा करो आप, ये मत सोचा करो कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। इस बार बायोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। अब देखो पढ़ना तो पड़ेगा आपको। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित को मिलान करो। पहला है स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग जिसके सामने दिया हुआ है वर्तिकाग्र। दूसरा है स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग जिसके सामने दिया गया है बीजांड। तीसरा है स्त्री केसर का शीर्ष भाग जिसके सामने दिया गया है अंडाशय। और चौथा है भैया अंडाशय में होता है उसके सामने दिया गया है वर्तिका। हाँ, अब बताओ मिलान करना है आपको। ऑप्शन नीचे 4 दिए हुए थे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि हम मिलान करेंगे जब यहाँ पर ऑप्शन लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन है भैया पुष्प से। प्लांट मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पुष्पों के बारे में पढ़ाया था, फूलों के बारे में पढ़ाया था, जड़ के बारे में पढ़ाया था, तना के बारे में पढ़ाया था, पत्तियों के बारे में पढ़ाया था। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है पुष्पों से पूछा गया। पुष्पों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और आप वीडियो देखते नहीं हो। क्वेश्चन गलत होगा तो होगा ही भैया, मैं क्या कर सकता हूँ। देखो पुष्प के 2 भाग होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं। एक होता है नर भाग और दूसरा होता है मादा भाग। जो नर भाग होता है उसे कहा जाता है पुंकेसर, और जो मादा भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्त्री केसर। इसे एंड्रोसियम कहा जाता है और इसे गाइनोसियम कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब पुष्प का जो नर भाग होता है इसकी संरचना कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देती है। जो पुष्प का नर भाग होता है उसकी संरचना आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो देखो ऊपर की तरफ ये थैली जो बन रही है, ये थैली नुमा जो संरचना आपको दिखाई देती है गोल गोल सी, ये होता है भैया एंथर। इसे हिंदी में कहा जाता है परागकोश। क्या कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है। और इस एंथर के अंदर, इस परागकोश के अंदर सफेद रंग का दाने नुमा एक पाउडर होता है। इस पाउडर को, इस दानेनुमा पाउडर को कहा जाता है पोलिन ग्रेन या पोलिन ग्रेन्स। पराग कण कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। ठीक है, और ये नीचे की तरफ ये डंडी नुमा जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को कहा जाता है फिलामेंट यानी कि तंतु। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फिलामेंट तंतु। लेकिन भैया ये जो क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन पुष्प के नर भाग से नहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है पुष्प के मादा भाग से।
कहाँ से पूछा गया है? पुष्प के मादा भाग से। पुष्प के मादा भाग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है, गायनोसियम कहा जाता है, जिसकी संरचना मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ। इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। इस तरीके से आपको पुष्प का मादा भाग दिखाई देगा। थोड़ा अच्छा नहीं बनाना, मैं अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं। एक मिनट रुकना यार। हाँ ये लो, नॉर्मली इस तरीके से आपको संरचना दिखाई देती है भैया। किसकी? पुष्प का मादा भाग जो होता है ना, इस तरीके से इसकी। अब इसका ऊपर की तरफ वाला जो भाग होता है ना, ये वाला भाग, इस वाले भाग को कहते हैं स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र। ये लंबा सा आपको ये जो भाग दिखाई दे रहा है बीच वाला, इस बीच वाले लंबे भाग को कहा जाता है स्टाइल, यानी कि वर्तिका। नीचे की तरफ ये फूला हुआ जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस फूले हुए भाग को कहते हैं ओवरी, यानी कि अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर एक संरचना होती है जिसे कहा जाता है ओव्यूल, इसे हिंदी में बीजांड कहा जाता है। और इसी संरचना से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि स्त्री केसर का सूजा हुआ भाग, तो सूजा हुआ भाग कौन सा है? तो देखो स्त्री केसर का ये सूजा हुआ भाग ये नीचे वाला है। तो सूजे हुए भाग को या फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। तो पहले को आप अंडाशय से मिलान कर दीजिए। ठीक है भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग, तो देखो ये मध्य लंबा वाला भाग के बारे में बात कर रहा है, तो इसे स्टाइल कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है। तो दूसरे को आप चौथे से संपर्क कर दीजिए। स्त्री केसर का शीर्ष भाग, ये स्त्री केसर का शीर्ष भाग है मेरे भाई, और इस भाग को कहा जाता है स्टिग्मा वर्तिकाग्र। तो ये लो, ठीक है। और चौथा है भैया अंडाशय में होता है। अंडाशय में क्या होता है? अंडाशय के अंदर की तरफ भैया क्या होता है? बीजांड होता है, ओव्यूल होता है। तो इसे दूसरे से मिला दीजिए, इसे दूसरे से मिला दीजिए। भैया मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। यहाँ पर पोलिनेशन कैसा होता है, पोलिनेशन कैसे होता है, परागण कैसे होते हैं, एक लिंगी पुष्प द्विलिंगी पुष्पों के बारे में आपको पढ़ा रखा है। बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी है। पक्षियों के द्वारा जो पोलिनेशन होता है, जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं? जल के द्वारा जो पोलिनेशन होता है, परागण होता है उसे क्या कहते हैं? कीटों के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी है। तो भैया जाकर के देख लेना, मेरे चैप्टर बहुत प्ले लिस्ट में जाओ, आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। प्लांट मॉर्फोलॉजी में देखने को मिलेगा आपको इसके बारे में, ठीक है। अलग से मैंने क्लास भी डाल रखी है, अगर आप वैसे स्क्रॉल करोगे ना, वैसे ही अगर वीडियो में जाकर के, तो वैसे ही आपको मिल जाएगी। तो कंप्लीट है तीसरा क्वेश्चन। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। बताओ, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग से होता है? किस कोशिकांग से होता है? किस कोशिकांग में होता है? एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग से होता है? किस कोशिकांग में होता है? शायद ये कर लेना भैया। बताओ किस कोशिकांग में होता है एटीपी? आपके ऑप्शंस है, मैं ही कर देता हूं। वीडियो को एंड तक देख के जाना। लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो आपने नहीं पढ़े होंगे, ध्यान रखना। क्लास 10 से आए हुए क्वेश्चन है वो, उनके बारे में बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को छोड़ करके मत जाना मेरे भाई। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है हिंदी में। ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका। ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम। बताओ क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। देखो एटीपी के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता होना जरूरी है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी की फुल फॉर्म होती है भैया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका उत्पादन कहाँ होता है? किस कोशिकांग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन।
कोशिकीय श्वसन। इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 जो कोशिकाओं के पास उपस्थित होता है, ग्लूकोज से भोजन भी कह सकते हो आप। अरे भाई, भोजन का अंतिम रूप होता है, पाचन तंत्र में आपने पढ़ा होगा, भोजन का अंतिम रूप होता है वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो इस ग्लूकोज को आपकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, कुछ मात्रा में जल निकलता है और ऊर्जा बनती है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। तो इसी एटीपी के बारे में पूछा गया है कि इस एटीपी का उत्पादन हमारी, कहने का मतलब हमारी कोशिकाओं के किस कोशिकांग में होता है, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि कोशिकीय श्वसन की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हुई है। इस एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी ऊर्जा को हमारे शरीर के सेल टिश्यू ऑर्गन्स ग्रहण करते हैं और जिससे उनमें कार्य करने की क्षमता आती है, जिससे हमारा शरीर लगातार कार्य करता रहता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ना ही क्या कहलाता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। ये प्रोसेस कहाँ हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण हुआ है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं भैया। ठीक है, शक्ति घर कहा जाता है या फिर ऊर्जा घर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोशिका वाला चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जाकर के पढ़ लेना। नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ाया है, हो सकता है पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन आपको बेहतर तरीके से कंटेंट उपलब्ध कराया है। आपको तो कंटेंट चाहिए भैया, और चाहिए क्या। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी से दिया गया है क्लास 10 से। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शंस है कि इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नहीं है, ये तो क्वेश्चन ही है अभी तक। तो सेकंड लाइन कहती है, यानी कि पहला तो यह है कि इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। दूसरा है सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं। तीसरा है अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक में विघटित कर देता है। अब भैया ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि जैसे कि केवल 1 सही है, या केवल 1 और 2 सही है, या केवल 1, 2, 3 सही है, या फिर केवल 3 सही है। कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से आपको कुछ को बताना है कि भैया चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको टिक करके आना है। तो आपको तो ये बताना है कि भैया पारितंत्र का संबंध इन तीनों लाइनों से है, कौन सी लाइन सही है। पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, तीनों सही है, तो तीनों पर क्लिक करके आना। ऑप्शन में बेकायदा दिया हुआ है, ध्यान से समझना। जिस तरीके से मैं समझाता हूं, अगर आप ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। आगे आने वाले इसी जगह से और भी क्वेश्चन आपके हल हो सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझना। देखो, एएलपी में पूछा गया तो आगे और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पारितंत्र, इस पारितंत्र को हम क्या कहते हैं, इस पारितंत्र को हम कहते हैं पारिस्थितिकी। इसको हम क्या कहते हैं, एक मिनट रुकना भैया, इसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इसको हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब पढ़ लेना भैया, मेरे को बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इस पारितंत्र को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, जो भी कुछ भी आपको बोलने में आ रहा है वो मैंने लिख दिया है ये ऐसे। तो पारितंत्र को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब ये पारितंत्र होता क्या है, मैं तो भैया मुझे तो आसान यही लग रहा है पारितंत्र, तो मैं तो यही शब्द यूज में करूंगा। पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं ऐसे, अब बोलने में सही आया है, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो पारितंत्र को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो भैया किसी क्षेत्र में, ध्यान से समझना, कोई क्षेत्र है, अब उस क्षेत्र में जो सभी जीव है, सभी जीव, ठीक है, और दूसरा वातावरण के जो अजैविक घटक है, वातावरण के जो अजैव घटक है, अजैव घटक है, इनका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है
इनका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये कहानी आपको समझ में आई नहीं आई? किसी क्षेत्र में उपस्थित सभी जीव और वातावरण के जो अजैव घटक है, ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो अब समझ में आ जाएगा। अरे भैया, सभी जीव का मतलब क्या है? यानी कि सभी जीव, जैसे कि मनुष्य हो सकता है, ठीक है, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, पेड़ पौधे, जीवाणु, कवक, ये सभी और वातावरण के अजैव घटक जैसे कि जल, तापमान, मिट्टी, बरसात, ऑक्सीजन, पहाड़, चट्टान, ये सब वातावरण के अजैव घटक है कि नहीं है? तो किसी क्षेत्र में उपस्थित सभी जीव यानी कि मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, पेड़ पौधे, है कि नहीं है, बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, ये सभी और वातावरण के अजैव घटक जैसे कि जल हो गई, मिट्टी हो गई, है कि नहीं है, और बरसात, तापमान, ऑक्सीजन, पहाड़, चट्टान, ये सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सभी का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? इस सभी का सम्मिलित रूप या एक साथ अपना जीवन जो यापन करते हैं, इन सबको जो सम्मिलित रूप होता है वो पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो एक बात छोटी सी है, ये जो पारितंत्र होता है ये दो प्रकार का होता है या दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक जैविक घटकों से और एक अजैविक घटकों से। ध्यान से समझना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझा तो समझ लिया तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, नहीं समझा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब जैविक घटक क्या होता है? जिसमें जीवन पाया जाता है। अब भाई, जिसमें जीवन पाया जाता है वो तो जैविक घटक है, और जिसमें जीवन नहीं पाया जाता वो क्या है? वो अजैविक घटक है। तो जिसमें जीवन पाया जाता है वो जैविक घटक है। तो मनुष्य, गाय, पेड़ पौधे, जीवाणु, कवक, इसमें जीवन पाया जाता है, इसमें जीवन पाया जाता है। सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। तो जीवन पाया जाता है तो ये जैविक घटक हो गए। और जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जैसे कि भैया जल है, तापमान है, मिट्टी है, बरसात है, ऑक्सीजन, पहाड़, चट्टान, इसमें भैया क्या नहीं पाया जाता? इसमें जीवन नहीं पाया जाता। तो ये अजैविक घटक है, अजैविक घटक है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो पारितंत्र होता है वो पारितंत्र दो घटकों से मिलकर के बना हुआ होता है, जैविक घटकों से और अजैविक घटकों से। जैविक घटक ऐसा घटक होता है जिसमें जीवन पाया जाता है, और अजैविक घटक ऐसा घटक होता है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। वह तंत्र होता है जिसमें किसी क्षेत्र में उपस्थित सभी जीव और वहां के वातावरण में उपस्थित जो अजैव घटक है, जैसे कि पहाड़ है, मिट्टी है, तापमान है, चट्टान है, बरसात है, वो सभी को एक साथ क्या कहते हैं? हम एक साथ कहते हैं पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र जैविक घटकों या फिर अजैविक घटकों से मिलकर के बना हुआ होता है। जैविक घटक ऐसे घटक होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, और अजैविक घटक ऐसे घटक होते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, तो ये जो लाइनें दी गई है ना, तीनों के तीनों ही लाइन ये दी गई है भैया जैविक घटक से। तो जैविक घटक क्या होता है? जैविक घटक ऐसे घटक होते हैं जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें जीवन पाया जाता है। और ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है कौन सा? पहला होता है शायद उत्पादक। पहला कौन सा है? पहला है उत्पादक। दूसरा कौन सा है? दूसरा है उपभोक्ता। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है अपघटक। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। उत्पादक, इसमें ऐसे जीव आते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाएंगे। उत्पादक में क्या आते हैं? जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि क्या है? पेड़ पौधे। वो क्या है? वो पेड़ पौधे हैं। तो वो आ गए उत्पादक में, ठीक है। उपभोक्ता क्या होते हैं? जो पेड़ पौधों से भोजन लेते हैं या पेड़ पौधों में
या पेड़ पौधों से निर्मित जो खाद्य पदार्थ होता है उससे भोजन लेते हैं, वो होते हैं उपभोक्ता। और उपभोक्ता भी 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? जो पेड़ पौधों से भोजन लेते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता है मेरे भाई। जैसे कि जैसे कि गाय भैंस बकरी, आप ये लिख सकते हो उदाहरण में, गाय भैंस बकरी। इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? गाय भैंस और बकरी। और जो प्राथमिक उपभोक्ताओं से जो भोजन लेते हैं उन्हें कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं वो होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। और इसके उदाहरण क्या क्या है? इसके उदाहरण है भैया लोमड़ी, भेड़िया, मेंढक, बिल्ली। लोमड़ी, भेड़िया, मेंढक और बिल्ली। नहीं दिख रहा है तो वीडियो को बैक करके आवाज सुन के लिख लेना। मैंने द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण लिखा है लोमड़ी, भेड़िया, मेंढक और बिल्ली। तृतीयक उपभोक्ता क्या है? जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे कि बाघ, शेर, बाघ और चीता। ये बताओ, दोबारा से समझा रहा हूं। जैविक घटक ऐसे घटक होते हैं, जैविक घटक ऐसे घटक होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, वो जैविक घटक है। 3 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्पादक। उत्पादक वैसे घटक होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। उपभोक्ता 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं, जैसे कि गाय भैंस बकरी। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं वो होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे कि लोमड़ी, मेंढक, भेड़िया, बिल्ली। जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं वो होते हैं तृतीय उपभोक्ता, जैसे कि शेर, बाघ और चीता। ठीक है। और अपघटक क्या होते हैं? तो अपघटक जो मर्त, कहने का मतलब जो मर्त उत्पादक या फिर उत्पादक या उपभोक्ताओं को मैं लिख देता हूं यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा यार, जगह नहीं है। उत्पादक और उपभोक्ताओं को जो भौतिक तत्वों में बदल दे, किस में बदल दे? भौतिक तत्वों में बदल दे, वो होते हैं भैया अपघटक। वो अपघटक होते हैं। अब सिंपल सी बात है, जितनी चीज आपने सीखी है उतनी चीजें अगर आपको याद हो गई है तो इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। देखो ध्यान से समझना कि इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित है। बिल्कुल सही है भैया, जैविक घटक में आते हैं सारे के सारे जीवधारी। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि इसमें जो है वो जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित है। बिल्कुल है भैया। पारितंत्र में या पारिस्थितिकी तंत्र में हमने स्पष्ट रूप से देखा है कि जितने भी जीवधारी है वो सभी जैविक घटक में आते हैं, तो बिल्कुल सम्मिलित है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं। यहाँ पर जैविक घटक मैंने 3 प्रकार का बताया, उसमें पहला है उत्पादक। इसमें मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया कि उत्पादक ऐसे जीव होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। कुछ बैक्टीरिया भी, आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, कुछ बैक्टीरिया जो है वो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, है कि नहीं है? तो इसमें स्पष्ट रूप से सेकंड लाइन लिख रखी है कि सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु जो है वो उत्पादक होते हैं। बिल्कुल उत्पादक है मेरे भाई, क्योंकि ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो पारितंत्र से सम्मिलित है भैया, पारितंत्र से संबंधित है। तीसरा है कि जो अपघटक है, ये जो अपघटक है ये जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक में विघटित कर देता है। बिल्कुल बदल रहा है कि उत्पादक जो है और जो मरे हुए उपभोक्ता है, मर्त उपभोक्ता या उत्पादक को ये किस में बदल देता है? भौतिक तत्वों में बदल देता है। या फिर आप इसी लाइन कैसे भी कह सकते हो कि जो अपघटक होता है वो जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक में बदल देता है। तो तीनों सही हो जाएंगे भैया। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों सही हो जाएंगे। अगर भैया आपने ध्यान से इन चीजों को सुना है तो ये क्वेश्चन आपको 100 में से 100% समझ में आया होगा। अगर नहीं सुना है तो भैया फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये चीजें आपने नहीं सुनी है तो मैं आपको बता दूं, ये इस जगह से एक ही क्वेश्चन नहीं आया। मैं ALP में 3-4 क्वेश्चन और बताने वाला हूं। मैं आगे आने वाले क्वेश्चनों में जो इस जगह से क्वेश्चन पूछे गए, तो मेरा सीधा सा मतलब यह है कि चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। NCERT में है, 10th क्लास की में क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चले। ओके, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? भैया इसमें कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है, डेफिनेशन है, आपको याद करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। इसका राइट आंसर होगा समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी, समावयवी है कि नहीं, विषमजातीय, श्रृंखलन, इनके बारे में पढ़ लेना भैया। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी को फॉलो करना आपके लिए जरूरी है आगे आने वाली एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो चीजें मेरी समझाने की है वो मैं समझा चुका आपको, बहुत अच्छे से आपने देखा कि जो हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन थे ये वैसे थे। केमिस्ट्री क्या मान लीजिए, केमिस्ट्री का मान सकते हो आप इस क्वेश्चन को, वैसे तो है कि नहीं है, पर इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं है भैया, डेफिनेशन है ये, तो आपको एनसीईआरटी से पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है भैया, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा 25/11/2024 का पहले शिफ्ट का अंतिम क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का अंतिम क्वेश्चन। सेकंड जो क्लास आएगी वो भैया ध्यान रखना है आपको, 25/11 को जो पेपर हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा भैया। ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है जो 9-10 को हुई थी, उसके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करवाने वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लक्षण जो ट्रेड्स होते हैं वो निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं? आपके ऑप्शन है केवल मातृवंशी यानी कि नाना व नानी के डीएनए से, ऑप्शन नंबर बी है केवल पिता के डीएनए से यानी कि पैतृक डीएनए से, ऑप्शन नंबर सी है केवल मातृक डीएनए से, ऑप्शन नंबर डी है पैतृक डीएनए व मातृक डीएनए दोनों से। देखो ध्यान से समझना, हमारे शरीर में जो लक्षण होते हैं उनके लिए जिम्मेदार घटक कौन होता है? डीएनए होता है। उनके लिए कौन जिम्मेदार होता है? डीएनए होता है। आपके बालों का कलर, आपकी स्किन का कलर, है कि नहीं है, आपके नाखूनों की शेप, आपके चेहरे की शेप, आपके शरीर की बनावट, हाइट, किसी की ज्यादा होती है किसी की कम होती है, आपने देखा होगा। आपके शरीर में जो भी आपको लक्षण दिखाई देते हैं, जब किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है तो वो बड़ा हो जाता है, तब कहते हैं ना हमारे रिश्तेदार जो बड़ी नानी आती है, दादी आती है कि नहीं है, ये तो उस पर गया है, इसकी मम्मी पर गया है, इसके पापा पर गया है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो लक्षणों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो याद रखना, मम्मी और पापा। मम्मी से भी लक्षण आते हैं, पापा से भी आते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर लक्षणों के बारे में पूछा जाए तो समझ लेना, लक्षण मम्मी से और पापा से दोनों से आते हैं, ठीक है। तो बस आज यहीं तक ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और भैया टेलीग्राम चैनल पर अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर रोज बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन का वहाँ पर मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। साथ ही साथ में एएलपी में एएलपी सीबीटी फर्स्ट के जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं, जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए, जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं, सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ मैंने डाल दी है भैया, जा करके डाउनलोड कर लेना और उनकी प्रैक्टिस कर लेना भैया, और उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, आगे काम आएगी। देखो रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, मैंने देखे हैं, मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे निकाले, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबीजे हो, सारे क्वेश्चन निकाले हैं भाई मैंने, तो रिपीटेड आते हैं। पहले शिफ्ट में भी कम से कम 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक। सिलेबस वही है यार, वही चीज़ें आती है, बस थोड़ा बहुत एग्जामिनर जो होता है वो घुमा फिरा कर दे देता है। तो 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट का इंतजार करना, मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज यहीं तक रखते हैं। मस्त रहो, पढ़ते रहो और देखते रहना यार आपके छोटे भाई का चैनल। बायोलॉजी से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ बायोलॉजी से, ठीक है। ओके भाई, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।